दोपहर के समय एक घर के अंदर बुजुर्ग माँ काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी हुई थी। उसकी उदासी का कारण बहुत ही ज़्यादा गहरा था और तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। अब जैसे दरवाजे की घंटी बजती है तो यहाँ पर माँ मानो इसी घंटी का इंतजार कर रही हो और उसके बाद एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद दरवाज़ा खोल देती है। सामने एक जवान भिखारी खड़ा हुआ था जिसने अपने चेहरे को छुपा रखा था और जैसे ही माँ आज इस भिखारी को देखती है तो एकदम से उससे कहने लगती है अपनी आंखों में आंसू लेकर कि बेटा तुम ऐसा करो, आज मेरे पास और कुछ नहीं है और मेरी बेटी को ही ले जाओ, उसी से शादी कर लो। कौन थी वह माँ और किस वजह से इस भिखारी को जो उनके दरवाजे पर भीख मांग रहा था अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोल रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है, उनका एक बेटा है जिसका नाम सतवीर है और सतवीर की एक पत्नी है जिसका नाम है शीतल। यहाँ पर इस परिवार के अंदर एक बेटी भी है जिसका नाम अनामिका है और अनामिका शादी के योग्य हो गई है। सतवीर एक कंपनी में काम किया करता है और उसी से घर का खर्च चलाया करता है। यहाँ पर जो अनामिका होती है उसकी शादी की उम्र तो हो गई है, लेकिन जब भी कोई रिश्ते वाला उसे देखने के लिए आया करता तो उसके काले रंग की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया करता और इसी वजह से वो बार बार उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा करता। अब यहाँ पर जब भी कोई लड़के वाला उसे देखने के लिए आया करता और उसे रिजेक्ट करके चला जाया करता तो अनामिका को ये बात बड़ी बुरी लगा करती और साथ में उसकी जो बुजुर्ग माँ होती है उसको भी ये बात बड़ी बुरी लगा करती, क्योंकि अनामिका को घर का सारा काम करना पड़ता है और यहाँ पर केवल वो एक नौकर की तरह रहा करती है। यानी कि इस घर में नौकर से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है और उसकी भाभी बार बार उसे ताना मारा करती और कहा करती कि कब तक हमारी छाती पर बैठी रहेगी, न जाने कब इससे फंद कटेगा और कोई इसे पसंद भी तो नहीं करता है ना, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा काली है। ऐसी बातें कहकर वह तो हंस दिया करती, लेकिन इन बातों का बहुत गहरा इफेक्ट अनामिका और उसकी माँ के दिल पर पड़ता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ यहाँ पर इनके दरवाजे पर रोज दोपहर के समय एक जवान लड़का भीख मांगने के लिए आया करता है और एक दिन जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है तो यहाँ पर अनामिका जाकर दरवाजा खोलती है और सामने वही भिखारी खड़ा हुआ था। दरअसल अनामिका की जो भाभी शीतल होती है उसने उसे 2 रुपए दिए थे और कहा था कि जाओ इस भिखारी को दे आओ, लेकिन जैसे अनामिका जाकर उन 2 रुपयों को उस भिखारी को देती है तो एकदम से वो चेहरा छुपाकर ही कहने लगता है कि 2 रुपयों से क्या होता है, कुछ ज्यादा पैसे लाकर दो, बहुत ही महंगाई का जमाना है। लेकिन यहाँ पर अनामिका उससे कुछ कह पाती उससे पहले उसकी भाभी अंदर से सब कुछ सुन रही थी और कहने लगती है कि मेरे पास तो यही 2 रुपए हैं और अगर हाँ उससे ज्यादा तुम्हें कुछ चाहिए तो ऐसा करो, इस भीख देने वाली लड़की को अपने साथ ले जाओ, वैसे भी घर में फालतू है, इसका कोई भी काम नहीं है। इस बात को सुनते ही अनामिका एकदम से घबरा जाती है और घबराकर अंदर चली जाती है, लेकिन यहीं पर जो बहू होती है वह इस बात को कहकर हंसने लगती है मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। इस बात के बारे में अनामिका की माँ को भी पता चल जाता है और वह इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के लिए उसकी बहू ने कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद ही एक भाभी को ननद के लिए नहीं कहना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर जो उसका बेटा सतवीर होता है वह भी अपनी पत्नी की बात माना करता है और वह भी अपनी बहन को केवल बोझ समझा करता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा करता है। बार बार जब भी उसे मौका मिल जाया करता तो वह अपनी बहन को ताना मारने से पीछे नहीं हटा करता और पूरी तरह से अपनी पत्नी की भाषा बोला करता है। यहाँ पर अनामिका अपने आंसू को घुट घुट कर पीते जा रही थी और अपनी जिंदगी को ऐसे निकाल रही थी। उसकी शादी की उम्र भी काफी दिन पहले हो गई थी और अभी तक कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता है। कई रिश्ते तो ऐसे आते हैं जिन रिश्तों में लड़के की पहली शादी हो चुकी है, उसके पास बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो लोग भी अनामिका को देखकर उसे पसंद नहीं करते हैं और उसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अनामिका पूरी तरह से हिम्मत हार जाती है और अब तो वह मना करने लगती है, कहती है कि माँ मुझे शादी करनी ही नहीं है और मैं तो यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन ये बात भी भाभी को नहीं पसंद आती है और वह उसे फिर से ताना मारने लगती है, कहती है कि हाँ हाँ अब ये और कर दे, हमारी जान को ये कलंक और लगा दे कि बहन की शादी नहीं करवाई और ऐसे घर के अंदर रख लिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर माँ को तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन साथ ही साथ अनामिका को भी ये बात बुरी लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन अनामिका मार्केट से सब्जी लेकर आई थी। दोपहरी का समय था और जैसे वो घर के अंदर घुसती है तो घर के अंदर एक 30-35 साल का लड़का बैठा हुआ था, जो कि और कोई नहीं उसकी भाभी का भाई था, जिसकी शादी काफी दिन पहले हो चुकी है और वह तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर वह किसी काम से आया था। लेकिन जैसे अनामिका उस घर के अंदर जाती है तो एकदम से वो उसे तीखी निगाहों से देखने लगता है और यहाँ पर अनामिका अपनी नजरें बचाते हुए अंदर किचन में चली जाती है और उस सामान को रखने लगती है।
जैसे सामान को रखने के बाद वह अपने कमरे में जाने वाली होती है तो तभी उसकी जो भाभी शीतल होती है वो कहती है कि कहाँ जा रही है महारानी, ऐसा कर कुछ खाने पीने के लिए बना दे, हमें भूख लगी है और मेरे भाई को भी खाना खाना है। अब इस बात को सुनकर अनामिका जो पसीने से दरबदर है वह कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप खाना बनाने लगती है। यह बात जैसे ही माँ को सुनाई देती है तो बुरा तो उसे भी लगता है, लेकिन वो कहे तो क्या कहे, क्योंकि उसका बेटा भी उसके कहीं से चला करता है, तो इसी वजह से वह चुपचाप रह जाती है। अनामिका चुपचाप खाना बनाने लगती है और तभी जो भाभी होती है वह अपने उस भाई से बात कर रही थी कि यही है वो मनोज जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और यह तो लगता है अब जीवन भर हमारे पास ही रहेगी और हम तो काफी ज्यादा परेशान है। कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि ये तो चाहती है कि कोई भी इसे शादी करके ले जाए, क्योंकि अब जवानी ढलती जा रही है। इस बात को कहकर वह अपने भाई के सामने झूठा दुख बखेरने लगती है और उसका भाई भी हाँ में हाँ मिलाता है। थोड़ी देर में अनामिका खाना बना देती है और खाना बनाने के बाद अपने घर के काम में लग जाती है। यानी कि अनामिका को दिन भर घर का काम करना पड़ता है और कोई भी उसे तसल्ली का टाइम नहीं मिला करता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय अनामिका जो होती है वो अपने कमरे में आराम करने लगती है। पहले अपनी माँ को दवा देती है क्योंकि वह बीमार रहा करती है और उसके बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अब वह आराम कर रही थी, लेकिन तभी रात के समय जैसे 11 बजते हैं तो 11 बजे अनामिका का दरवाजा खटखटाया जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी भाभी का भाई खड़ा हुआ था और वह उसकी तरफ हवस भरी निगाहों से देख रहा था। इस बात को देखकर अनामिका डर जाती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसकी भाभी का भाई होता है जिसका नाम मुकेश होता है वह कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो केवल वो करने के लिए आया हूँ जो शादी के बाद किया करते हैं, इससे तुम्हें भी ठीक लगेगा और मुझे भी ठीक लगेगा। अब यह बात सुनकर यहाँ पर जो अनामिका होती है वह घबरा जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तभी जो मुकेश होता है वह एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो अनामिका होती है वो एकदम से शोर मचा देती है और इस शोर शराबे को सुनकर यहाँ पर उसकी जो भाभी होती है शीतल वह भी यहाँ पर आ गई थी और साथ में उसकी माँ भी आ गई थी। अब जैसे ही यहाँ पर शीतल आती है तो शीतल को देखकर मुकेश एकदम से शांत हो जाता है और कहने लगता है कि बहन देखो ना, तुमने जैसा कहा था वैसा ही है, ये तो शादी के लिए बहुत ज्यादा उतावली है, ये मुझे बहला फुसला कर यहाँ पर ले आई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैंने इसे मना किया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तो उसके बाद इसने शोर शराबा कर दिया और आप लोगों को बुला दिया। हालांकि वो घबरा चुका था, लेकिन फिर भी शीतल जो होती है वह अपनी ननद को धमकाती है और जैसे ही यहाँ पर सास आती है तो सास ये सब कुछ देखकर कहने लगती है, बहू ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर दे। लेकिन तभी यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि बहन क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर जो उसकी बहन होती है शीतल वह कहने लगती है, नहीं भैया मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इसी ने ऐसा किया होगा क्योंकि काफी ज्यादा उतावली है शादी के लिए और इसको तो यही एक तरीका दिखा होगा। कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, अपने कमरे में आराम कर और कोई बात नहीं है, कोई भी परेशानी तुझे नहीं होने वाली। ऐसा कहकर वह अपने भाई को उस कमरे में सुला देती है और खुद भी जाकर सो जाती है। आज यहाँ पर जो सतवीर होता है वह नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर यह बात माँ के दिल में पूरी तरह से बैठ जाती है और वह बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगती है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो उसका भाई मुकेश होता है वह तो वहां से चला जाता है, लेकिन अनामिका और उसकी माँ के दिमाग पर इस बात का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है और अनामिका बार बार इस बात के बारे में सोचा करती है कि अब तो मेरे साथ ये सब कुछ भी होने लगा है, न जाने कब क्या हो जाए। इसी वजह से वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ इससे अच्छा तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर देती हूँ, क्योंकि ना तो कोई मुझसे शादी करने के लिए आ रहा है और ना ही कोई मुझे पसंद किया करता है। यहाँ पर कब तक इस तरह से घुट घुट कर जीऊंगी और ऊपर से अब तो भाभी तरह तरह के लांछन भी लगाने लगी है, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन तभी जो माँ होती है वो उसे चुप कराती है, कहती है कि नहीं बेटी ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तेरी शादी होगी धूमधाम से और एक राजकुमार जैसा लड़का तुम्हें बिहाने के लिए आएगा। ऐसा कहकर वह अपनी बेटी को फिलहाल तो शांत करा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी यही बात चल रही है कि मेरी बेटी की शादी कब हो पाएगी और कौन उसे शादी करेगा। ऐसा ही सोचकर माँ काफी ज्यादा परेशान रहती है और धीरे धीरे इन बातों को 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बाद उसका लड़का जो कि बाहर काम से गया था वह भी वापस लौट आता है और जब माँ अपने बेटे से इस बात को कहती है कि ऐसा ऐसा बहू ये कह रही थी बेटी के लिए, तो उसके बाद वह कहता है कि माँ हो सकता है बहन ने ये किया हो तो इसमें इसकी क्या गलती है, सच्चाई तो हर किसी के सामने कह देनी चाहिए, फिर तुम इस बात पर इतनी नाराज क्यों हो रही हो। अब इस बात को सुनकर माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए बेटी का, क्या जो बेटी कह रही थी वही सही है, उसे ऐसा ही कर लेना चाहिए। यह बात सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहती है और तभी दिन के जैसे 12:30 बजते हैं तो उसी दौरान उनके दरवाजे की दस्तक होती है। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती है तो माँ को अचानक से उस भिखारी का ख्याल आता है जिसके लिए उसकी बहू ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस भीख देने वाली लड़की को ही ले जा, क्योंकि इसकी जब भी शादी नहीं हो रही और तू इसके साथ अपना घर बसा ले। अब इस बात को सोचकर वह एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होकर उस दरवाजे को खोल देती है।
सामने वही भिखारी खड़ा हुआ था जो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर भीख मांगने के लिए आया करता है, लेकिन वह अपना चेहरा छुपा कर रखता है और उसको देखने से वह जवान लगा करता है। तो यहाँ पर जो अनामिका की माँ होती है वह उसके सामने जाकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटा, देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तू शादी करना चाहता है तो मेरी बेटी से शादी कर ले, जो उस दिन तुझे भीख देने के लिए आई थी, और अगर तू इससे शादी करेगा तो तेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा। मेरी बेटी सिलाई कढ़ाई जाना करती है और सिलाई कढ़ाई करके इतना पैसा तो कमाई लेगी कि तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात को सुनकर जो वह भिखारी होता है वह चादर को अपने चेहरे से हटाता है और यहाँ पर जब माँ उसे देखती है तो वो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का था। उसे देखकर वह हैरान तो होती है, लेकिन फिर से यही बात कहती है। अब यहाँ पर जो लड़का होता है जो भीख मांग रहा था वह चुपचाप वहां से वापस लौट जाता है और माँ सोचने लगती है कि मेरी बेटी से तो कोई भिखारी भी शादी नहीं कर रहा है, अब क्या होगा इसका। ऐसा सोचकर माँ चुपचाप रह जाती है। इधर जो भिखारी होता है वो फिलहाल तो यहाँ से चला गया था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे बाद वह 2 व्यक्तियों के साथ यहाँ पर आता है और आने के बाद दोबारा से दरवाजा खटखटाता है। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो यहाँ पर माँ फिर से दरवाजा खोलती है और जैसे ही सामने दोबारा से उस भिखारी को देखती है जिसने फिलहाल अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं तो वह हैरान हो जाती है। तभी ये भिखारी कहने लगता है कि ठीक है माँ जी, अगर आपको आपकी बेटी की शादी मुझसे करनी है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और आप चिंता मत करना, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। अब माँ मन ही मन सोचती है कि तू खुद तो भीख मांगा करता है, मेरी बेटी को कैसे खुश रख लेगा, लेकिन फिर भी जो माँ होती है उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर घर के अंदर से वह अनामिका को लेकर आती है और कहती है कि बेटी जाओ इसके साथ और इससे शादी करके अपने जीवन को खुशियों से बिताना, क्योंकि जो बात तू सोच रही थी उससे अच्छा तो यही होगा, तो तू इसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर ले और यह तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद जो बेटी होती है उसे भी बड़ी हैरानी होती है, लेकिन उन सभी चीजों को झेल झेल कर वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से उसके साथ चली जाती है। जब भैया भाभी ये बात सुनते हैं तो वह भी उसको बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पर शादी हो जाएगी तो कम से कम हमारी जान से आफत टल जाएगी। ऐसा सोचकर वो लोग उसे उसके साथ भेज देते हैं और यहाँ पर जो भिखारी होता है उन 2 लोगों के सामने और साथ में अनामिका की माँ को भी ले जाता है, मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वह उसे अपने साथ ले जाता है और माँ सोचने लगती है कि अब बेटी चली गई है, ना जाने लौटे या ना लौटे, क्योंकि ये तो भिखारी है और जब यहाँ से शादी करके जा रहा है, अब मेरी बेटी के साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा। और इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह अपनी आंखों में आंसू लेकर वापस से घर लौट आती है। घर पर आने के बाद उसके जो बेटा बहू होते हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है कि उनकी बहन की शादी एक भिखारी के साथ हुई है, और वैसे भी ये शहर था तो शहर के अंदर इस बात से ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ना था। यहाँ पर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बीतते दिनों के साथ जो शीतल होती है उसे अनामिका की कमी खलने लगती है, क्योंकि अब तक तो घर का पूरा काम वही किया करती थी केवल 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन जब अनामिका यहाँ से चली गई है तो उसको काम संभालने में बड़ी दिक्कत होती है और वह काफी ज्यादा परेशान होती है। वह अपनी सास से भी काम करने के लिए कहती है, लेकिन सास भी बूढ़ी थी और इतना काम वह नहीं कर सकती थी, ज्यादा सख्ती वह सास से नहीं कर सकती है और इसी वजह से उसे खुद को भी घर का काम करना पड़ता है। कई बार उसने अपने पति सतवीर से कहा है कि नौकरानी रख लो, क्योंकि मुझसे घर का काम संभलता नहीं है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सतवीर होता है वो कहता है कि देखो खुद से संभालो, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुम्हें ये घर का काम करना होगा। अब यहाँ पर पत्नी जैसे तैसे काम करती रहती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बूढ़ी सास जो कि बीमार है वह भी उसका हाथ बटाया करती, लेकिन पूरे घर का काम उसके काबू में नहीं आता है, क्योंकि कभी से उसने काम नहीं किया है। जब उसकी शादी होकर आई थी तो उसी दौरान से जो अनामिका होती है वो घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती। बूढ़ी सास जब अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है तो यहाँ पर जो बहू होती है वो उसे धमकाने भी लगती है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद एक दिन संडे का दिन होता है और संडे के दिन जो सास होती है वह किचन के अंदर खाना बना रही थी और बहू बाहर सोफे पर बैठकर टीवी में कुछ देख रही थी। तभी अचानक से उनके दरवाजे की दस्तक होती है और जैसी दस्तक होती है तो यहाँ पर जो बेटा सतवीर होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ जाकर दरवाजा पर देखो कौन आया है। यहाँ पर माँ बेटी की तरफ देखती है और बहू की तरफ देखती है, लेकिन फिर चुपचाप जाकर धीरे धीरे जाकर उस दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर उसके साथ ऐसा ही हुआ करता है। घर का काम भी उसे करना पड़ा करता और इधर उधर का जो वैसा काम होता है यानी कि दरवाजा खोलना या मार्केट से सब्जी लेकर आना उसे भी वह खुद ही किया करती। अब जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने काफी महंगे कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक लग्जरी पर्स था और साथ में वो काफी ज्यादा गोरी चिट्टी भी दिख रही थी। अब जब माँ उसे गौर से देखती है तो वो उसे देखते ही पहचान जाती है, यह और कोई नहीं उसकी वही बेटी अनामिका है जिसके रिश्ते नहीं हो रहे थे उसके काले रंग की वजह से। अब यहाँ पर जैसे माँ
अपनी बेटी को देखती है तो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी क्या तुम अनामिका हो। तो यहाँ पर अनामिका एकदम से खुश होती है और अपनी माँ के गले लगकर कहती है कि हाँ माँ, मैं अनामिका ही हूँ और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह झट से अपनी बेटी के गले लगकर कहने लगती है बेटी, मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि तुम्हें कभी देख पाऊंगी, लेकिन आज तुम आई गई और ये सब कुछ कैसे हो गया, तुम्हारी काया कैसे पलट हो गई। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि माँ यहीं पर बात करोगी क्या, मेरे साथ मेरे पति भी आए हैं और चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह अपनी बेटी को अंदर ले जाती है और साथ में जो वह भिखारी था वह एक अच्छे से कोट पैंट में था और अपनी गाड़ी से उतरकर कुछ सामान लेकर घर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे माँ इस गाड़ी से उतरते हुए इसे देखती है भिखारी को तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपनी बेटी के साथ अंदर जाती है और साथ में उसका दामाद भी आ गया था। तो यहाँ पर आने के बाद जो उसके भैया भाभी होते हैं वह अनामिका को देखकर पूरी तरह से हैरान है कि इसकी काया इस तरह से पलट कैसे हो गई और वह भी उससे यही पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर अनामिका बताने लगती है कि जो मेरे पति हैं जो कि भीख मांगा करते थे वो कोई भिखारी विकारी नहीं है, वो तो एक सीबीआई ऑफिसर थे और यहाँ पर एक गुप्त मिशन पर थे। तो इसी वजह से वह रोज रोज हमारे घर पर भीख मांगने के लिए आया करते थे ताकि किसी को कोई शक ना हो। जब मेरी उनसे शादी हो गई तो शादी के बाद वो मुझे अपने बड़े से बंगले में लेकर गए और वहीं पर रखने लगे। लेकिन जब मेरी इससे शादी हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि भिखारी भले ही सही, लेकिन देखने में तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन इनके बंगले को देखते ही मैं पूरी तरह से हैरान हो गई और मैं पूछने लगी कि आप भिखारी नहीं हो क्या। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। दरअसल इनकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन जो इनकी पहली पत्नी थी वह इनकी नौकरी से काफी ज्यादा परेशान हो गई और परेशान होने के बाद उसने इन्हें तलाक दे दिया। तलाक के बाद इन्होंने शादी का फैसला मन से निकाल दिया था और अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब ये हमारे घर पर भीख मांगने के लिए आते हैं और भाभी मेरे बारे में इस तरह की बातें करती है तो ये बातें इन्हें बड़ी बुरी लगती हैं और ये मन ही मन बहुत कुछ हमारे बारे में सोचते हैं। उसके बाद उस दिन जब तुमने आंखों में आंसू लेकर इनसे कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लो तो तभी के तभी इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये मुझसे ही शादी करेंगे और शादी करने के बाद मुझे पूरी तरह से खुश रखेंगे, चाहे मेरी शक्ल कैसी भी हो। इन्होंने मुझसे शादी की और शादी करने के बाद मुझे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, बहुत बड़े घर में रखा और वहां पर जाने के बाद मैं डेली पार्लर भी जाया करती हूँ और देखो आज मेरी तकदीर और शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। इन बातों को सुनकर भाई और भाभी पूरी तरह से हैरान होते हैं और साथ में जो माँ होती है वह भी हैरान होती है और माँ पूछने लगती है बेटी अगर ऐसी बात थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद तुम आ सकती थी दोबारा से हमसे मिलने के लिए और अब तक तुम क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर जो अनामिका होती है वो कहती है कि माँ आज तो मैं जाती, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि पूरी तरह से जब तुम्हारी काया बदल जाएगी तो उसके बाद ही मैं तुम्हें लेकर चलूंगा और उसी समय तुम्हारी माँ को भी अपने साथ लेकर आएंगे। क्योंकि जब मैंने अपने पति को बताया कि मेरी माँ इतनी परेशान रहा करती है, उनको बीमारी में भी कोई देखने वाला नहीं होता है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं अपनी माँ को ले आओ क्योंकि यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा घर है और इसके अंदर तुम दोनों का मन लग जाएगा और तुम यहीं पर रहना, तुम्हारी माँ की देखरेख भी मैं ही कर लूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो भैया भाभी होते हैं वह भी कहने लगते हैं कि बहन अगर ऐसी बात है तो हमें भी अपने साथ ले चल। लेकिन अनामिका साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि भैया भाभी आपने तो मेरे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया था तो आपको मैं भला अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ। हाँ रही बात माँ की, तो माँ को अब भी तुम परेशान किया करते होंगे क्योंकि जब मेरे सामने ही तुम कसर नहीं छोड़ते थे तो अब तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम तो खूब सारा घर का काम उनसे करवाया करते होगे, तो इसी वजह से माँ को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका अपने पति के साथ अपनी माँ को लेकर वहां से वहां पर शिफ्ट हो जाती है और जैसे ही अनामिका की माँ इस घर से जाती है तो उसके बाद से ही इनके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। उनका बेटा जो सतवीर होता है उसकी नौकरी छूट जाती है और नौकरी छूटने के बाद जो सतवीर की पत्नी शीतल होती है अब उसको दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ता है और भाई भी इधर उधर मेहनत मजदूरी किया करता है। यहाँ पर उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई और अनामिका जिसकी जिंदगी स्टार्ट ही नहीं होने पर आ रही थी उसकी जिंदगी ऐसी चल निकली कि वो अब राज किया करती है एक बहुत बड़े घर में और अपनी माँ को भी वहीं पर रखा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।